ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वेलोसिटी के रिलेटेड सारे टर्म्स अपन जान चुके हैं, देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसेलरेशन। अब है ना, ये एसेलरेशन वाला जो टॉपिक है, ये थोड़ा इस तरीके से थोड़ा क्या बोल सकता हूं, थोड़ा ट्रबलसम है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एसेलरेशन के यहाँ पे दो टुकड़े होंगे, है ना। एक होगा यूनिफॉर्म एसेलरेशन वाला और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन वाला। जो भी नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन वाली दुनिया है उसके अंदर आपके होंगे बहुत सारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये सब सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप यूज करोगे। लेकिन जो कांस्टेंट एसेलरेशन, जिसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म एसेलरेशन, वो पोर्शन आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। वो जो मैं बता रहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, है ना, वो फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। तो अब मैं कैसे अपना आगे अब कैसे बढ़ेंगे, मैं एक बार आपको फॉर्मूले बता दूंगा फिर से स्टार्टिंग में कि यार ऐसे जो आप लोग ऑलरेडी एनीवेज आप जानते ही हो, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हो, बट स्टिल एक बार वो मैथ्स की नजरों से पढ़ा था अपन ने यार, अब अपन थोड़ा फिजिक्स की फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो फॉर्मूले एक बार बता दूंगा कि यार ये सारे फॉर्मूले और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जाएंगे, क्योंकि वो आपका थोड़ा फैमिलियर जोन है, थोड़ा कंफर्टेबल जोन है, थोड़ा इस चैप्टर में आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा तो कुछ तो आता ही है। और फिर अपन जाएंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले पार्ट में, जो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भरपूर है, और वहां पे थोड़ी दिक्कतें आपको महसूस भी होंगी, लेकिन अपन स्लोली स्टडीली काफी एग्जांपल्स करेंगे ताकि एटलीस्ट आपको ये लग जाए कि यार कोई प्रॉब्लम आ जाए अपन तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आता हूं एसेलरेशन। तो अब आप भी बताओ डेफिनेशन क्या होती है एसेलरेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये तो कोई इसकी डेफिनेशन एसेलरेशन की। एसेलरेशन का सिंबल क्या होता है, ए वेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना फिर से, एसेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसका सिंबल हो गया। इसका जो यूनिट होता है एसेलरेशन का, उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो यूनिट है, ये ध्यान रहे ये एसआई यूनिट है। अब ये सब यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आपको अभी अपन ने हालांकि क्या बोलते हैं फॉर्मली अभी तक टॉपिक नहीं पढ़ा है लेकिन ये सारी चीजों से आप लोग अपने अर्लियर क्लासेस से वाकिफ हो कि यूनिट ये होता है, सिंबल ये होता है, और डेफिनेशन तो ये होती है, ठीक है। तो अपन उसी पे आगे कैश ऑन कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है इंस्टंटेनियस एसेलरेशन। इंस्टंटेनियस एसेलरेशन ये क्या होगा, ये होगा अपना वही ए सिंबल जिसको डिनोट करते हैं, एंड दिस विल बी डीवी वेक्टर बाय डीटी। तो एसेलरेशन इज डीवी वेक्टर बाय डीटी। अब हर बार अपन ऐसे वेक्टर वेक्टर नहीं लगाते, तो अपन जनरली ए इक्वल टू डीवी बाई डीटी जनरली यूज कर लेते हैं, और वो सफिशिएंट है, वो ही मैक्सिमम टाइम भी अपन यूज करेंगे ही सही। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो डीवी इक्वल टू ए डीटी का इंटीग्रेशन भी बन जाता है ना, ये भी इंटीग्रेशन बन जाता है। देयरफॉर डेल्टा वी, ये प्लीज ध्यान देना, ये सब इतने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आपको लगता है कि सर ये तो अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड नहीं है, ये जब एग्जाम टाइम आता है ना तभी याद नहीं आते हैं, बाकी सब तो याद ही रहता है। डेल्टा वी इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। और डेल्टा डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये है आपके फॉर्मूले, है ना। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब है आपने किसी मोमेंट पे पता है वेलोसिटी क्या है, और अगले ही मोमेंट पे आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन वापस अगेन, समझ रहे हो कि वेलोसिटी को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, व्हाट आई गेट इज एसेलरेशन। ये पूरा अब एल्गोरिथम समझ में आ गया। जैसे पोजीशन, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, एसेलरेशन। अब उल्टा प्रोसेस, अगर एसेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, पोजीशन। आई बात समझ में। तो रिवर्स प्रोसेस और फॉरवर्ड प्रोसेस दोनों समझ में आने चाहिए। तो अभी अपन फॉरवर्ड प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, और वो जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो बहुत ऐसे भरा हुआ क्वेश्चंस है वो सब अपन लेटर ऑन देखेंगे, तो अभी चिंता नहीं करनी है। अभी तो आपको खाली ये जो चीजें बता रहा हूं उसको एब्जॉर्ब करो, और फॉर्मूलों को आप देख लो कि हाँ ये फॉर्मूला फेमिलियर है, मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़े हुए हैं। ए इक्वल टू डीवी बाई डी, और डेल्टा वी को आप लिख सकते हो ए डी का इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक। चलिए अब एक और एक्चुअली फॉर्म है एसेलरेशन का जो काफी पॉपुलर है,
तो मैं, क्योंकि अब यहाँ पर मैं सारे फॉर्म्स लिखवा ही रहा हूँ, तो एक साथ में रहेंगे तो फ्यूचर में आपको रिवाइज करने के लिए भी अच्छा रहेगा, तो ये आप नोट कर सकते हो। और इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ कि ए इक्वल टू का जो दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मूला है, वो आखिर क्या है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ही बात करूंगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो अब देखो जरा, इसको आपने नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो भी आप जानते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता ही है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें छोटा सा dx और dx मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। अलाउड है, क्योंकि dx बाई dx तो एनीवेज वन ही होता है। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको dx को इधर, dv को इधर, तो क्या बन जाएगा ये dx बाई डी टी इंटू डीवी बाई डी एक्स। कुछ भी नहीं है, अभी भी dx dx कटेगा तो देखो dv बाई डी टी ही रहेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग हो गया, dx बाई डी टी क्या बनता है, v, तो v dv बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला भी काफी काम आता है, और ये फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया, याद कर लो। तो ऐसे देखो, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी, उसमें और कोई डेफिनेशन होती नहीं है, वो dx बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन आप पोजीशन के टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो और टाइम के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि a इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ये तो ट्रू है ही, लेकिन a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स भी होता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, ये बढ़िया हथियार है, इसको वेपन बनाना, इसको यूज होगा ये अभी तभी। अभी देखो, अभी तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी अपन सिर्फ लिस्ट डाउन कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। इस फॉर्मेट का यूसेज आएगा जरूर जब अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, जो एक आध लेक्चर में अपन अभी कवर भी करेंगे। अभी के लिए डीवी बाई डी टी एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मूला होता है, अग्रीड, और वी डीवी बाई डी एक्स भी एक और फॉर्मेट होता है। ये आप दोनों फॉर्मेट से वाकिफ रहो, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सेलरेशन की बातें, ये सारी। और इंपॉर्टेंटली एक्सेलरेशन भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अलावा एक और एक्सेलरेशन होता है, वो कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का भी तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर ये और ये सारी चीजें तो याद हो गई। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन पे आता हूं। तो अब देखो जरा, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपन ने डिफाइन कर दिया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था डीवी बाई डी टी, तो अब एवरेज एक्सेलरेशन है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, जिसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे, वो होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन विल बी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, ये अभी आपको मैंने बताया, इसको अपन लिख सकते हैं ए डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये तो लिख ही सकते हैं यार, सही है। तो और क्या फॉर्मेट है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, ये सब वही है। इसी फॉर्मेट को कभी ऐसे लिख सकते हो, इसी को कभी आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन, प्लीज वापस बता दूं आपको मैं, एवरेज वाले किसी भी क्वेश्चन में प्लीज बेवकूफों की तरह पहले इतना एक्सेलरेशन था, बाद में इतना एक्सेलरेशन था, ऐड कर दिया सर, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये बेवकूफी गलती नहीं करनी है। जब भी एवरेज एक्सेलरेशन का टर्म आएगा, स्टिक टू द फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या बोलता है, फाइनल माइनस, ये सब वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा टी और कुछ भी नहीं है, ये है टोटल टाइम जो लगा, ये टोटल टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले आपके एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के हो गए। चलिए, तो अब एक फंडामेंटल सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बेसिस पे। और वापस बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के डिफिकल्ट लेवल वाले प्रॉब्लम्स अभी अपन डील नहीं कर रहे, वो लेटर ऑन करेंगे। और अभी अपन बस मैं बहुत एक आसान सा प्रॉब्लम करा रहा हूं, ताकि इन प्रॉब्लम्स की जो अभी अपन ने थियरी पढ़ी है, एटलीस्ट उसके बेसिस पे एक आध प्रॉब्लम आपके सामने रहे। तो ये आसान सा प्रॉब्लम है, आई होप सब लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। इफ पार्टिकल मूव सच दैट, इफ पार्टिकल मूव्स such that its position is given by x equal to 3t cube plus 2t square plus 7t minus 2, अगर ऐसा कुछ दे रखा है, find acceleration, find acceleration of particle at
t इक्वल टू 2 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये पोजीशन दे रखी है और एक्सेलरेशन मांगा है, यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब चीजें मैथमेटिकल टूल्स वाली चीजें ही हैं। तो एक बार फिर से अपन देख रहे हैं कि हाँ यार इन प्रॉब्लम को कैसे देखना है। पोजीशन आपको दे रखी है तो मैं आपको इसमें सीधा आंसर पे आ रहा हूं मैं इसमें, है ना। ये पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। पोजीशन आपके सामने है तो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। करेंगे डिफरेंशिएट, कितना मिल रहा है, 90 स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, बिल्कुल ठीक। अभी आ गया वेलोसिटी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या देता है आपको, dv बाई dt। ये वेलोसिटी है, करो डिफरेंशिएट, 18t प्लस 4, ये आ गया। कब मांगा है, t इक्वल टू 2, तो t की जगह 2 डाल दो। तो t की जगह जैसे 2 डालेंगे, 18 2 जा 36 प्लस 4 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन मतलब पोजीशन दे रखी है, एक्सेलरेशन निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट किया, हो गया। अल्टीमेटली इस पूरी एक्सरसाइज से क्या चीज समझ में आती है, वो ये चीज समझ में आती है, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। तो कि अगर मैं पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं, किसको, पोजीशन को, अगर पोजीशन को मैं 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है ना। और अगर मैं एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे पोजीशन मिलता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं लिख रहा हूं कि x मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं d बाई dt तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं d बाई dt तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये समझ में आता है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, है ना, a dt का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वेलोसिटी वाले टर्म मिलेंगे। अगर मैं वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट कर दूं, जैसे मैं बोलता हूं v dt वाला इंटीग्रेशन करूं तो मुझे पोजीशन मिलेगा, ठीक है। हालांकि आपको मैं वापस बता दूं कि a dt के इंटीग्रेशन से मुझे वेलोसिटी नहीं मिलता, मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी dt के इंटीग्रेशन से मुझे पोजीशन नहीं मिलता, मुझे चेंज इन पोजीशन मिलता है। लेकिन बस ये एक क्या बोलते हैं, ये एक सिर्फ डायग्राम जैसा है जिसके आप एक दिमाग में रख सकते हो कि यार ये अल्टीमेटली तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेट कैसे होती हैं, है ना। तो कई बार तो ये ही अल्टीमेटली अपना फ्लो चार्ट है कि पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ऐसे करते हुए डिफरेंशिएट। एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो बता दूं, लिखा मैंने v है लेकिन ये एक्चुअली क्या देगा मुझे, ये मुझे देता है इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी, क्या देता है मुझे, डेल्टा v। इंटीग्रेशन वीडी क्या देता है मुझे, डेल्टा x। सही है। तो ऐसे करते हुए रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन वाली, उससे मैं उल्टे क्वांटिटीज पे जाऊंगा और डिफरेंशिएट करूंगा फॉरवर्ड में तो मुझे ये सारी क्वांटिटीज मिलेगी। तो ये आपका अल्टीमेट बॉक्स है जो आपको समझाता है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो अभी अब तक अपन ने इस चैप्टर में देखी है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फ्लोचार्ट आप लोग कॉपी कर लो, दिमाग में ढंग से बिठा लो, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये लेटर ऑन देखेंगे। अभी अपन खाली इतने बॉक्स को दिमाग में एक बार ढंग से बिठाकर अब अपन आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले सेक्शन पे जाने वाले हैं, है ना। तो ये वाली चीज कर लो। एक क्वेश्चन अपन उसका कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का, वो तो रह गया। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, दैट इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी अपन उस प्रॉब्लम पे आते हैं, आप एक बार इसको नोट करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, मैं उसी प्रॉब्लम पे आ रहा हूं जो प्रॉब्लम आपने लोगों ने पहले देखी हुई है, और उससे खाली आपको समझ में आएगा कि यार एवरेज एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। चलिए देखना, यही वाला क्वेश्चन अभी अपन उसमें देख चुके हैं, ए बी और सी। लेट्स से मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, रेडियस मैंने आर दे रखा है, ठीक। पार्टिकल ए से स्टार्ट कर रहा है वी की स्पीड से और ऐसे सर्कल में घूमने वाला है। इस बार एवरेज वेलोसिटी नहीं मांगा है, इस बार एवरेज एक्सेलरेशन मांगा है। एवरेज एक्सेलरेशन बताना है आपको ए से सी में, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है आपको ए से बी में। क्या ये काम हो पाएगा? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इस बार सर्कल में घूम रहा है वी की स्पीड से, वी कांस्टेंट है ये बता दिया है। आर रेडियस में घूम रहा है ए से सी में, एवरेज एक्सेलरेशन, ए से बी में एवरेज एक्सेलरेशन। प्लीज बता दूं, मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ,
ठीक है, डायरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब अपन 2 डायमेंशन के टाइम पे देखेंगे। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन AC का मैग्नीट्यूड कितना, एवरेज एक्सेलरेशन AB का मैग्नीट्यूड कितना। चलिए, तो आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी मैं आता हूं सोल्यूशन पे, आप लोग पॉज करके सोल्यूशन लाने की कोशिश करना। तब देखो क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं क्या होगा। चलिए, तो अब A से C, मतलब A पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ था V और C पर वेलोसिटी नीचे की तरफ था V। डेफिनेशन बेटा जी अपन जानते हैं, V फाइनल वेक्टर माइनस V इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम होता है, जो भी टाइम लगता है उसको A से लेके C तक जाने में। सही है, तो अब क्या होगा A से C का आंसर जरा देखो। तो देखो V फाइनल इधर है, V इनिशियल इधर है, और इन दोनों को मुझे अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान रखना, इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वेक्टोरियली अगर दो अपोजिट वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है टेक्निकली मुझे उन दोनों को ऐड करना है। नहीं समझ में आया, जैसे सुनना, लेट्स से मैं इसको बोल देता हूं, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस जे कैप होती है, बिल्कुल सही, माइनस जे कैप। और ये कौन सी है, प्लस जे कैप। तो मैं V फाइनल को क्या लिख सकता हूं, बने रहना, माइनस V जे कैप, और V इनिशियल को लिख सकता हूं, माइनस तो वैसे ही लिखा हुआ था, V इनिशियल क्या होगा, V जे कैप। क्या यहां तक पहुंचे, है ना। प्लीज ध्यान दो, वेक्टर फॉर्म है ना, तो ये गलती नहीं करनी है कि इनिशियली सर V था, बाद में भी V था, हैं करते हुए 0 लिख दिया, ये बेवकूफी नहीं, 0 नहीं होगा यहां पे, है ना, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन स्पीड नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। ये लिखा टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम कैसे लिखना सिखाया था मैंने, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आएगा पाई आर अपॉन वी, और इसका मुझे मॉड लेना है, इसका मुझे मॉड लेना है, आपको पहले बता दिया था, मैग्नीट्यूड चाहिए खाली। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का मॉड लूंगा वो तो वैसे प्लस हो गया, तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। क्या ये आंसर समझ में आता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड तो वैसे ही 1 होता है, वो तो यूनिट वेक्टर है, और ये माइनस को मैग्नीट्यूड है इसलिए प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया ऊपर 2v, v ऊपर गया तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया A से C, है ना। अच्छा सवाल, तो ये गलती से बचना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वेक्टर्स है, प्लीज वेक्टर्स है, ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी को बेवकूफों की तरह चेंज इन स्पीड बेटा जी नहीं करना है, ठीक है। दूसरे पार्ट पर आता हूं, A से B। अब ये इंटरेस्टिंग है, A से B, इसका मतलब है यहां पर अब आ रहा हूं, देखो इसको मिटा दूं, कॉपी कर लो आप लोग, है ना, और फिर एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा हूं मैं A से B में। चलो, तो A से B वाला आंसर लिखते हैं अब। चलिए, फॉर्मूला तो वही रहेगा, V फाइनल क्या लिखूंगा, इस बार आएगा V आई कैप, देखो इस बार आई कैप में, और ये ऊपर की तरफ है, क्या आएगा, V जे कैप, होल अपॉन टाइम, फिर से यहां से लेकर यहां तक कितना, पाई आर बाई 2 होल अपॉन V। बिल्कुल ठीक। अब वी आई माइनस वी जे का मॉड, ये कितना आएगा, वी आई कैप और माइनस वी जे, कैसे निकालोगे इसका मॉड, तो वी आई कैप और वी जे कैप आप लिखो, वी आई कैप माइनस वी जे कैप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ये भी V ये भी V, रिजल्टेंट कितना आया, √2v आया, तो सॉल्व कर लो इसको, हो गया, तो क्या हो गया यहां से √2v, और ये आ गया तो ये भी ऊपर जाएगा, तो 2√2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, 2√2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला प्रॉब्लम है जो आपको, ये बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक और बढ़िया सा प्रॉब्लम है, जहां पर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने में ये समझना है कि प्लीज चेंज इन स्पीड नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो दोनों पार्ट इंटरेस्टिंग है, सीखा आपने, वेक्टर्स की एप्लीकेशन है, देख लो, फुल ऑन वेक्टर्स की एप्लीकेशन है, और पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है और इस तरीके से अपन आंसर निकाला है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एवरेज एक्सेलरेशन, और आपको मैंने जो बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस को यूज किया है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जो अच्छे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो लेटर ऑन डील करेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो ही आपका कंफर्टेबल जोन है, एंड दैट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। अभी तक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व किया था, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आते हैं, और यही टॉपिक अब अपन डिटेल में देखने वाले हैं,
यूनिफॉर्म एसेलरेशन। चलो यार, अब तो इसके अंदर क्या है, होने क्या वाला है, दो कैटेगरीज में जो मैंने बोला आपको टूटेगा ये पूरा टॉपिक। तो उसमें यूनिफॉर्म एसेलरेशन का मतलब है कि पार्टिकल के पास एसेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल के पास एसेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि स्पीड, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि 5 मीटर पर सेकंड अभी किसी की स्पीड है और 1 सेकंड बाद उसकी 10 हो जाती है, तो हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ेगी। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। प्लीज ध्यान देना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। इसका मतलब है लेट्स से कभी कोई पार्टिकल u की 5 की स्पीड जा रहा है, बाद में कुछ देर बाद 10 से जाता है, और लेट्स से उसके बीच में t टाइम बीत जाता है, तो अगले t टाइम में उसकी स्पीड 100% 10 से 15 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये होता है कांस्टेंट एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो एवरेज एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन का सीधा सीधा मतलब है कांस्टेंट एसेलरेशन। सो व्हेन अ पार्टिकल, आप एक बार स्टेटमेंट लिख लो साथ साथ में, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स एट यूनिफॉर्म एसेलरेशन A with and starts with initial velocity u undergoing a displacement s in time t, then, तो अभी अपन जो बात करने वाले हैं इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, एस, यू, टी, ए, और एक और टर्म आएगा वी, जो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो बहुत सारी इक्वेशन से। अब वो सारी इक्वेशन डिराइव होने वाली है ना। तो अब जरा ढंग से सुनना, तो ये सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, मतलब कोई पार्टिकल जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और वो एस डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करता है टी टाइम में। तो इन सारे पैरामीटर्स में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए, अब अपन एक एक करके वो रिलेशन डिराइव करेंगे। तो पहला रिलेशन पे आ रहा हूं मैं। तो पहले रिलेशन के लिए A इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं dv बाई dt। ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड होता है ना, जिसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, प्लीज ध्यान देना कि dv का इंटीग्रेशन, ये भी आपको मैंने बताया था, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, अब आप मुझे बताओ, अगर a कांस्टेंट है, जो मैंने बता दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा जी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब ये a को मैं कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूं। अगर इस a को इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊंगा तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt। और वेलोसिटी अब कितने टाइम में, तो लेट्स से t इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट किया, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या है पता लगाना है। सुनना मेरी बात, ये सब यही चीजें सीखनी है। अब dv इक्वल टू a dt, तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो मैंने टाइम मान लिया कि लेट्स से मोशन स्टार्ट हुआ था t इक्वल टू 0 पे, और किसी भी टाइम t पर मुझे स्पीड वेलोसिटी पता लगानी है। तो dv इक्वल टू a dt बने रहना। तो t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी थी, u, क्यों पहले बताया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी u है, और किसी भी t टाइम पर मान लेता हूं इसकी स्पीड हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है v। तो dv का इंटीग्रेशन करना है u से v तक, a dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, v माइनस u इक्वल टू 80। देखो इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगाओ, और जिसको अपन लिख सकते हैं फर्दर v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो ये आपका पहला डेफिनेशन है, ये इक्वेशन आप लोग सब फेमिलियर हो, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इस फॉर्मूले को आप लोग जनरली स्केलर फॉर्म में यूज करते थे। अब सारे फॉर्मूले सुन लेना, ये सारे जो इक्वेशन बेटा अपन डिराइव कर रहे हैं ये सब वेक्टर फॉर्म की है, मतलब ये वेलोसिटी है स्पीड नहीं, ये भी वेलोसिटी है स्पीड नहीं, और ये एक्सेलरेशन तो वैसे ही वेक्टर होता है।
ठीक है, तो सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब टाइम मत बोलना वेक्टर है, ठीक है, टाइम तो अपना वही है, ठीक है। तो ये अपनी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग v इक्वल टू यू प्लस एटी डिफाइन हुआ, डिराइव हुआ, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं जो आप लोग फेमिलियर हैं, एक एक करके उनको भी डिराइव करते हैं, तो आप लोग एक बार ये नोट करो और उसके बाद में सेकंड फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, तो अब दूसरा, अब क्योंकि अपन ने ये तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया है v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फॉर्मूला ये अपन पहले ही जानते हैं, अभी अपन ने लिखा था। ऑल्सो अपन ये भी जानते हैं कि जो v होता है वो dx बाई डी टी होता है। v क्या होता है? dx बाई डी टी होता है। तो देयरफॉर dx को लिख सकता हूं मैं v dt का इंटीग्रेशन, ये लिख सकते हैं यस और नो। अगर ds को लिख सकता हूं v dt का इंटीग्रेशन, और v का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू v को लिख सकता हूं मैं u प्लस एटी, मतलब u dt प्लस एटी dt इंटीग्रेशन, सारे इंटीग्रेशन लग गए। मैंने बस खाली v को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके। अब मैंने बताया आपको व्हाट इज dx, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब मुझे कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट करना है। मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट मैंने माना हुआ है जीरो से, मतलब जहां से भी स्टार्ट हुआ हो, अंडर गोज अ डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो लेट्स से मैं मान लेता हूं कि dx चालू हो रहा है, इनिशियल कोई पोजीशन थी, फाइनल कोई पोजीशन होगी, जीरो से t बने रहना, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, dx को इंटीग्रेट देखना, t इक्वल टू जीरो पे किसी इनिशियल पोजीशन पर होगा, किसी टाइम t पर फाइनल पोजीशन पर होगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, देखो xf माइनस xi इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप बोलो सर ये शक्ल तो देखी हुई नहीं लग रही, बाकी ये तो देखा हो जाना पहचाना लग रहा है। xf माइनस xi ये क्या है? चेंज इन पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना बताया था? s, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में लिखवाया मैंने। तो देयरफॉर यहां से आपका डेफिनेशन बनता है या फॉर्मूला बनता है s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला तैयार। आई बात समझ में? मतलब ये सेकंड फॉर्मूला, ये तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला था ही, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अपनी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये बन गई है। तो ये दोनों अपनी इक्वेशंस आपको याद भी रखनी है, ऑलरेडी आपको याद होगी, लेकिन वेक्टर फॉर्म है, इस बात पर मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, प्लीज रिमेंबर दिस। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब आता हूं मैं थर्ड फॉर्मूले पे, ठीक है, उसको मैं मिटा रहा हूं वापस। अब तीसरा फॉर्मूला कहां से आएगा? वो आएगा उसकी दूसरी डेफिनेशन, आपको मैंने ये समझाया था, a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स भी तो लिख सकते हैं, ये तो बताया था आपको। तो देयरफॉर देखो जरा इसको क्या लिख सकता हूं, तो वी डीवी इज इक्वल टू ए डी एक्स इंटीग्रेशन। और सिर्फ ए बाहर क्यों आ गया? अगेन कौन सा सेक्शन चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर। वी डीवी ए डी एक्स इंटीग्रेशन, डीएक्स की लिमिट कहां से कहां तक? एक्स आई से लेकर एक्स एफ। वेलोसिटी के लिमिट्स कहां से कहां तक? जब ये एक्स आई पोजिशन पे था, जब ये इनिशियल पोजीशन पे था, तब स्पीड कितनी थी? u। जब ये फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तब स्पीड कितनी होगी? v। इसका मतलब है v dv का इंटीग्रेशन कितना होता है? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगेगी u से v इज इक्वल टू a एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब जब मैं v, अब लिमिट्स डालूंगा, v डालूंगा, u डालूंगा, तो फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ माइनस एक्स आई फिर से अपना वो एस वेक्टर बन गया। तो देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर एस वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन डन। आई बात समझ में? तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इसका मतलब है जब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस। ये वैसे भी वन डायमेंशन है, चिंता करना ही मत कि सर क्या पता कुछ एंगल वेंगल आ गया तो कुछ भी नहीं आएगा। ये वन डायमेंशन की बात हो रही है, फॉर्मूले सारे वन डायमेंशन के ही हैं। तो जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो प्लस आ जाएगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका पूरा वेक्टर फॉर्म का आपका एक्सप्रेशन है। ये आपका तीसरा एक्सप्रेशन है जो काम आएगा, ठीक है।
ठीक है, तो अब अपने पास 3 एक्सप्रेशन इकट्ठे हो गए हैं। कौन कौन से, यहां पर आपको एनालिस्ट कर रहा हूं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लिखने की आदत यही होती है, बस दिमाग में रखना है कि सबके सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इन 3 एक्सप्रेशन के साथ साथ में एक और चौथा एक्सप्रेशन है जो इन्हीं 3 से डिराइव होता है, तो मैं वो भी आपके सामने एक बार लिख देता हूं ताकि आपके सामने सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे हो जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं एक और, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2as तो आपने लिखा हुआ ही है, इसको मैं लिख सकता हूं v माइनस यू, v प्लस यू इक्वल टू 2as। v माइनस यू क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा, देखो, तो देयरफॉर 80 इंटू वी प्लस यू इक्वल टू 2as, है ना। तो यहां से आप देखोगे a से a उड़ गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, देखो, डिस्प्लेसमेंट विल बी v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, जिसको अपन कई बार ऐसे भी लिखते हैं s वेक्टर इक्वल टू v एवरेज इंटू टी। ठीक है, तो ये सब वापस वेक्टर फॉर्म है। तो ये चौथा एक्सप्रेशन है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो यार, अब यहां पे सब लोग जो गड़बड़ करने वाले हैं वो बता देता हूं मैं। आप बोलो सर अभी तो आपने सिखाया कि v प्लस यू बाई 2 ऐसे करना तो बेवकूफी होती है, v एवरेज तो ऐसे होता नहीं है। ये बस एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस क्या है कि जब अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो अगर आप स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी निकालोगे और आप खाली इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 करोगे, सेम एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में निकालना है तो आप लोग, ये शॉर्टकट तरीका है कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी बोलता है और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी आपको मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपको मैं साथ शेयर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। तो ये आपका तीसरा, तो चौथा इक्वेशन आ गया आपके सामने, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो अभी आप देखो कि 4 तो खिलाड़ी मिल गए हैं, ऐसा समझ लो कि एक्चुअली 5 फॉर्मूले हैं। मैं इसको जनरली बोलता हूं कि 5 पांडव है ना, जिसमें से 4 पांडव तो आपको मिल गए, एक 5वां पांडव रह गया है, वो कैसे निकलेगा। और इन्हीं सबसे, इन सब को ही यूज करते हुए आपके सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले तो आपके ध्यान रखने हैं, इन सबको मैं 1 2 3 4 ऐसा नाम दे दे रहा हूं। और एक और 5वां इक्वेशन है जिसको भी अपन एक साथ में अभी लिस्ट कर लेते हैं, ताकि ये 5 पांडव आपके हमेशा किटी में रहेंगे। और आप ये ध्यान रहे कि जब भी प्रॉब्लम्स आपको करने हैं किसी भी तरह के, आपके जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, इन सब 5 पांडवों को यूज करना है। ठीक है, तो चौथा फॉर्मूला भी यहां पर कंप्लीट हुआ। अब 5वें फॉर्मूले पे आता हूं और 5वां फॉर्मूला बनाकर अपन ये पूरे सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो 5वां पार्ट क्या है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब ये थोड़ा खतरनाक सा है, नाम सुनकर अजीब लगता है, मैं इसको समझाता हूं पहले होने क्या वाला है। जैसे मान लो एक पार्टिकल 5 सेकंड तक चलता है, जैसे t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और t इक्वल टू 5 तक चलता है। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक चला होगा, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक चला होगा। मैं आपसे बोलूं कि बताओ तीसरा सेकंड में कितना चलता है। तीसरा सेकंड का पहले तो मीनिंग समझते हैं, तीसरा सेकंड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड सेकंड। अब बोलो सर थर्ड सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4। अब ये गड़बड़ है। अब ये बोले हाँ ये तो ये नहीं होता। पहला सेकंड कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है क्या ना, पहला सेकंड t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है t इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब nth सेकंड, या और चलो आगे इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं बोलूंगा दूसरा सेकंड कहां से स्टार्ट होता है। दूसरा सेकंड एक्चुअली t इक्वल टू 2 पर तो खत्म हो जाता है और t इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कोई भी nth सेकंड कहां से स्टार्ट होता है, n-1 से n तक। नहीं समझ में आया, जैसे आपको समझाऊं, फर्स्ट सेकंड जो होता है ये कहां से कहां तक होता है, ये होता है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक। जो सेकंड होता है वो कहां से कहां तक होता है, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक। तो इसी तरीके से अगर मैं nth सेकंड की बात करता हूं तो क्या nth सेकंड
टी इक्वल टू एन माइनस वन से टी इक्वल टू एन तक होना चाहिए। सही है। अब मैं आपसे, अब ये क्वेश्चन, अब ये टॉपिक अपने आप में इंटरेस्टिंग है, सुनना क्या। मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रहा, जैसे यहां पर n की वैल्यू लेट से अपन अज्यूम करते हैं कि 5, अब डिफरेंस है मैं आपसे बोलूं कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डिफरेंस है। सही बात। 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें अंतर है। 5 सेकंड का मतलब हुआ, मैं बोल रहा हूं 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 पूरे इंटरवल की बात होगी। बोल रहा हूं 5वें सेकंड में कितना, मतलब 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5। आई बात समझ में। तो अब जो अपना टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो अब nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को निकालने का मतलब है कि t इक्वल टू n माइनस वन से t इक्वल टू n सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो वो निकालना आसान है। खाली एक बार एक्सप्रेशन बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखो जरा। लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि t मुझे nth सेकंड पे निकालना है, इसका मतलब है t इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि n माइनस वन पर वो पार्टिकल इधर है और t इक्वल टू n पर इधर है। इसका मतलब है ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया n माइनस वन सेकेंड का, है ना। ये मेरा डेल्टा s, ये s डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं n माइनस वन सेकेंड का, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया s n सेकेंड्स का। ठीक है, मतलब मेरी बात वापस सुनना, n सेकेंड्स में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है, n माइनस वन सेकेंड में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है। बने रहो। इसका मतलब हुआ अगर मुझे, और यही तो इंटरवल है nth सेकेंड का, ये nth सेकेंड है, ये आपका nth सेकेंड है। तो nth सेकेंड कहां से स्टार्ट होता है, t इक्वल टू n माइनस वन से खत्म कहां होता है, t इक्वल टू n पर। इसका मतलब है देयरफॉर मुझे अगर s nth निकालना है तो क्या आपको समझ में आता है ये sn माइनस s n माइनस वन होना चाहिए। बोले सर ये तो समझ थोड़ा कम आया। मैं क्या बोल रहा हूं, आप Sn का मतलब क्या, Sn का मतलब है 0 से लेकर n सेकंड्स तक कितना डिस्प्लेसमेंट। n माइनस वन का मतलब क्या, 0 से n माइनस वन का कितना डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डिफरेंस लूंगा तो बचे हुए उस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। तो अब Sn का मतलब क्या, n सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखेंगे, तो जरा लिखो यहां पे, बड़ा आसान है। इनिशियल स्पीड, मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया u की स्पीड से, और n सेकंड्स में कितना चल लेगा अगर वो पार्टिकल, ऑब्वियस है ये सारा सेक्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है ना। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं u इंटू एन प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर। मैंने किसको यूज किया, सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि Sn क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। Sn माइनस वन क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकंड। Snth क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, डिफरेंस है। माइनस u इंटू n माइनस वन प्लस हाफ a इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका n सेकंड वाला, ये आपका n माइनस वन सेकेंड में कितना चलेगा, तो n माइनस वन वाला टाइम डाल दिया। यहां पे टाइम क्या डालोगे, जितने सेकंड वो पार्टिकल चलेगा, कितने सेकंड, n माइनस वन, n माइनस वन। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, आसान है, इसको एक्सपांड कर देना। एक्सपांड करके आप देखोगे बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे और सॉल्व होकर ये बढ़िया सा एक्सप्रेशन बनेगा। देयरफॉर Snth में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, u प्लस a बाई टू n माइनस वन, u प्लस a बाई टू n माइनस वन। तो ये आपका पांचवा पांडव अब अपने को मिल गया है, u प्लस a बाई टू n माइनस वन, ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला। तो ये आपका अल्टीमेट बॉक्स है। इसका मैंने अभी आपको डेरिवेशन करवा दिया, हर एक पार्ट का डेराइव हो गया कि पांचों पांडव कैसे निकले हैं, इंटीग्रेशन से निकले हैं, थोड़े से कॉमन सेंस से निकल गया है, 1 2 3 4 5। ये पांचों फॉर्मूले आपको अंडर एनी सर्कमस्टांसेस याद होने चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला आर ऑलवेज वैलिड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूले सिर्फ तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। ये सब के सब वेक्टर्स हैं, आपको मैं वो भी बता चुका हूं, ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूलों को याद रख लो। अब इन फॉर्मूलों पे अपन एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले सेक्शन में अब प्रॉब्लम्स वाले पार्ट पे आते हैं। फॉर्मूले अपन ने इकट्ठे कर लिए, सारे फॉर्मूले अपन ने याद कर लिए। अब ये पहला प्रॉब्लम है,
जो अब ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल पुराने दिनों की याद दिला देगा कि कैसे अपन फॉर्मूले यूज करते थे, ये वाले सारे जो अपन ने अभी लिस्ट बनाई। तो अब शर्मा जी यहाँ पर ब्रेक्स लगा रहे हैं, है ना, और कांस्टेंट मतलब ब्रेक्स लगाते से ही ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड रिड्यूस होना स्टार्ट होगी गाड़ी की, और 25 से 15 की स्पीड हो जाती है। और 25 से 15 जो स्पीड होती है वो 200 मीटर के डिस्टेंस में होती है। ठीक है, तो ये पूरी लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है। लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोड्यूसिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा है। अब आप जरा सोचो, ब्रेक मारेगा तो एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, फिर तो रिटार्डेशन होगा। लेकिन मैं जानबूझ के ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं ताकि ध्यान रहे, रिटार्डेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वर्ड्स यही लिखे रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का देखो यार, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज। अब वो चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी भी हो सकती है और फाइनल इनिशियल से छोटी भी हो सकती है। चेंज शुड बी अ कांस्टेंट, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान देना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि चेंज इज कांस्टेंट, इसका मतलब है सारे फॉर्मूले अपने वैलिड है। और ये सारी बातें बताई है और बोला है बताओ कि अगर 25 से 15 200 मीटर में हो जाता है तो बताओ उसमें कितना टाइम निकल गया, उसका रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन जो भी है वो कितना है। और साथ साथ में तीसरा पार्ट भी पूछा है कि अगर मान लो कि वो अभी भी अप्लाई करता ही रहता ब्रेक, है ना, तो बताओ कितना और ज्यादा चल पाता, मतलब कितनी ब्रेक लगा बहुत देर तक ब्रेक लगाओगे, कभी ना कभी तो रुकोगे। तो रुको, तो बोला हुआ है कि 25 से 15 तक तो ठीक है, वो तो पहले दूसरे पार्ट का है। तीसरे पार्ट में बोला है कि अगर वो अभी भी 15 के बाद में भी ब्रेक लगाता ही रहता है तो कितनी देर बाद रुकेगा और उस दौरान कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल लेगा। तो अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, आप लोग एक करके देखो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं सोल्यूशन देना, एक एक करके अपन हर एक पार्ट पे सोल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं और मैं अब सोल्यूशन पे आ रहा हूं। चलिए, तो पहला पार्ट जो है इसका, जिसमें आपसे पूछा हुआ है कि बताओ कितना टाइम इलैप्स हो गया, और दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन कितना है। तो इन दोनों एक तरीके से इंटरमिंगल्ड ही हैं, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। आपको क्या क्या डेटा दे रखा है, सबसे पहले डेटा की बात होती है ना। इनिशियल वेलोसिटी है 25, फाइनल वेलोसिटी है 15, डिस्टेंस आपको दे रखा है 200 मीटर। ये अपन ने सबसे पहले लिस्ट कर लिया। अब आपसे पूछा है पहले कितना टाइम लगेगा, तो यू वी और एस ये किसके अंदर आते हैं, कौन सा फॉर्मूला याद करो, चौथा फॉर्मूला, है ना। तो पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, इनिशियल कितना है 25, बाद में कितना है 15, डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम। फॉर्मूला याद आया। तो यहां से आप देखोगे 400 और टाइम यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से टाइम आपको मिल जाना चाहिए 10 सेकेंड्स। आप लोग खुद सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो 200 गया, ये 40 हो गया और यहां से आपका टाइम आ गया 10 सेकेंड्स। तो पहला पार्ट डन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप v इक्वल टू यू, क्योंकि टाइम मिल चुका है तो मैं यही फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं, v इक्वल टू यू प्लस 80, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो 15, इनिशियल कितना है 25, एक्सेलरेशन a निकालना है, टाइम कितना अभी अपन ने निकाला 10। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो, नेगेटिव आ गया। तो ये जानते थे अपन, अरे ब्रेक मारोगे तो स्पीड तो कम ही होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा, और वो खुद ही आ गया, है ना। लेकिन पहले से माइनस मत लगा देना, नहीं तो होता क्या है, फिर वो प्लस आ जाएगा, फिर आप उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे कि यार ये तो कहीं स्पीड तो नहीं बढ़ गई और पता नहीं क्या क्या। आप तो फॉर्मूले पे स्टिक करो, ऑटोमेटिकली आपके आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों हो गए। अब तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि यार अगर अभी भी वो लगा रहा, ठीक है, ये तो अब बताओ कितना समय और बीत जाएगा, कितना डिस्टेंस और चल लेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब मैं डायग्राम में समझाता हूं तीसरे पार्ट को सॉल्व कैसे करना है। तो तीसरे पार्ट के लिए देखो जरा, पार्टिकल ने स्टार्ट किया, जो भी कार ने स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 10 तक लेट से वो यहां तक पहुंचा। इस दौरान इसने 200 मीटर चल लिया। यहां पर इसकी स्पीड 25 थी, बाद में इसकी स्पीड 15 हो गई, ये आपको डेटा पता है। और एक्सेलरेशन है इसका -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको डेटा दे रखा, सही। अब बोल रहा है भाई पता कि स्पीड 0 कब होगी, कितने टाइम पर होगी, तो ये टाइम कितना ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके, या तो यहां से लेकर यहां तक में सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा, या यहां से लेकर यहां तक पूरे को सॉल्व कर लो तो भी हो जाएगा। तो लेट से आप लोग को जब ये वाला डेटा पता है, ये वाला डेटा निकालना है, तो मैं डायरेक्ट यहां से लगा लेता हूं। कैसे, फाइनल स्पीड कितनी चाहिए 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 25, एक्सेलरेशन वैसे ही पता है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम निकाल लेता हूं।
देखो कितना आ रहा है, फाइनल स्पीड कितनी 0, इनिशियल कितना 25 माइनस 1 इंटू टी, टाइम कितना आ गया 25 सेकेंड, मतलब ये टाइम हो गया आपका 25 सेकेंड्स। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था, 25 सेकंड आंसर मत दे देना, क्वेश्चन में पूछा क्या था कि 15 से मतलब इसके बाद कितना समय और लगा, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 25, इसका मतलब है कितना टाइम लगा, देयरफॉर टाइम इलेप्स्ड टू कवर एडिशनल डिस्टेंस, टाइम इलेप्स्ड टू कवर एडिशनल डिस्टेंस, ये कितना है इस 10 और 25 कितना आ गया 15 सेकेंड्स। लैंग्वेज पे बहुत ढंग से ध्यान देना है। तो ये वाला पार्ट हुआ, कितना टाइम लग गया। अब ये पूछा है कि बताओ यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट भी किया, ये भी पूछा है। तो यार अब वो भी सारे फॉर्मूले ही हैं, यूज करते जाओ, आंसर आते चले जाएंगे। इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल लिया होगा तो वो पता लगा सकते हो। अब तो आपके पास टाइम भी मिल चुका है 15 सेकंड, है ना। तो अब यहां से लेकर यहां तक को सॉल्व कर लो, एस मिल जाएगा सीधे सीधे। कैसे मिलेगा, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम भी पता है, तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी 15, टाइम कितना 15 प्लस हाफ इंटू -1 इंटू कितना 15 का स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना है 15 कितना हो गया 225 माइनस 225/2, यहां से आ गया 112.5 मीटर्स। ये इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा जो चलेगा। आई बात समझ में। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम जहां पर आपने सिर्फ फॉर्मूले यूज किए, और ये कंफर्टेबल जोन है यार, ये तो आपको आता है, सारे फॉर्मूले यूज करने आते हैं। तो ये सबसे बेसिक, सबसे आसान, और आई थिंक के सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और इजीली मुझे लगता है सॉल्व भी हो गया होगा, है ना। तो ये तो हुआ पहला प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो अब देखो कंटिन्यूअस, अब अपन इसी फॉर्मूलेस को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम हुआ। अब मैं आ रहा हूं दूसरे प्रॉब्लम पे, और सेम आपको स्ट्रैटेजी बार बार यूज करनी है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रिवील करूंगा, फिर आप लोग वीडियो पॉज करोगे, और उसके बाद में आप खुद कोशिश करोगे आंसर लाने की, और फिर आप वेरीफाई करोगे कि जो आपका आंसर आया है वो आंसर सही है या गलत। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को लिख रहा हूं मैं, आप लोग सब अब ध्यान देना, और इस बार कोशिश करो कि सबका आंसर आ जाए। चलिए, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द रेशियो ऑफ distances traveled in first, second and third second. Find the ratio of distances traveled in first, second and third second by a particle starting from rest and moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए यार, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो पॉज करो और आप लोग सब स्टार्ट करो। अब मैं आ रहा हूं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे। सोल्यूशन पे आते हैं भाई। सोल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन में, डेटा क्या दे रखा है, देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट से स्टार्ट का मतलब u इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, और एक्सेलरेशन बता रखा है, जो भी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब सारे फॉर्मूले अपने वैलिड। अब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब आपको ये वर्ड पढ़ो ना, पहला, सेकंड, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब है nth वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। तो s फर्स्ट सेकंड कैसे आएगा, 0 प्लस a/2, 2 इंटू 1 -1। n क्या होता है यहाँ पे, जो सेकंड, पहला सेकंड है तो 1 डाल दिया। इनिशियल स्पीड 0, a/2, 2 - 1, ये कितना आ गया यहां से a/2। फिर मैं आ रहा हूं सेकंड पे, कि सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो फिर से आ जाते हैं भाई, 0 प्लस a/2, 2 इंटू 2 -1, यहां से आपका आ जाएगा 3a/2, सही है। और तीसरा आ गया थर्ड सेकंड में कितना किया होगा, तो 0 प्लस a/2, 2 इंटू 3 -1, 5a/2। ऑल इन ऑल रेशियो कितना आया, 1:3:5। ये आपका आंसर है, सही है। तो कौन सा फॉर्मूला है, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में इनफैक्ट सारे ही फॉर्मूले यूज हो गए शायद, है ना, 1 2 3 4 तो यूज हो गए थे।
अब इस वाले क्वेश्चन में अपन ने फिफ्थ वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिया। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है, आई गेस ये समझ में आया है। अब ये इतने आसान से प्रॉब्लम आगे नहीं आने वाले, थोड़े तो अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे ही सही, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप ढंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आंसर तो आप मैक्सिमम लोगों का आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। लेट द डिस्प्लेसमेंट in first 2 seconds is S1 and in next 2 seconds is S2. Find S2 upon S1. आपको फिर से रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, और लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, पहले ही बता दिया है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का फायदा क्या, आपके सारे फॉर्मूले वैलिड। लेट द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड्स इज S1। स्टार्टिंग के 2 सेकंड में लेट से उसने S1 डिस्प्लेसमेंट किया, और बाद के 2 सेकंड में लेट से उसने S2 डिस्प्लेसमेंट किया। आपसे पूछ रहा है S2 बाई S1 कितना होगा। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हल्का सा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में 1-1 सेकंड के इंटरवल की बात थी, जिसका फॉर्मूला आपके पास है। अब 2-2 सेकंड के इंटरवल की बात हो रही है, इसका फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा तो अलग है। दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और अपने हिसाब से आंसर लाने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करता हूं। आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसका आंसर लाया है। अब वेरीफाई करो आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं। चलिए, तो सोल्यूशन वाले पार्ट पे आ रहा हूं मैं। S2 और S1 का रेशियो मांग रहा है यार, और S1 क्या है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं। लेट्स से इनिशियल 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 पे यहां पर होगा, और लेट्स से t इक्वल टू 4 पर यहां पर होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कहा गया है S1, इस डिस्प्लेसमेंट को कहा गया है S2। अब लोग क्या करते हैं बताता हूं। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड निकाली होगी बहुत लोगों ने। स्पीड निकालने के बाद में फिर यहां से लेकर यहां तक 4 सेकंड के बाद की स्पीड निकाली होगी, और स्पीड निकाल के S2 निकाला होगा। यार वो बहुत ही, या फिर मैं फाइनल स्पीड नहीं भी निकाली होगी, ये वाली स्पीड जो इस सेक्शन की फाइनल स्पीड है वो ये सेक्शन की इनिशियल स्पीड बन जाएगी, है ना। और फिर आप यहां से S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाकर S2 निकाल सकते हो, ठीक है। वो तरीके से तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा रहा हूं कि आप ये आंसर ला सको, क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूं कि आप एक नई मेथड सीख सको, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप कर ही लोगे। और मतलब मैं ये नहीं बोला क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन सब कर लेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि एक नई अप्रोच समझ में आए। तो जरा समझते हैं, देखो क्या करना है। क्या मैं S1 को इनिशियल स्पीड तो वैसे भी 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है ये अपने को पता नहीं है, तो मैं हाफ इंटू ए ही लिख देता हूं, इंटू 2 का स्क्वायर। क्या ये S1 इसके बराबर होना चाहिए, ये बात समझ में आती है। S1 क्या लिखा मैंने, हाफ AT स्क्वायर। क्या लिखा, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ इंटू ए इंटू टी इक्वल टू 2, तो हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर। ये S1 समझ में आया, सही। अब मैं थोड़ा सा S2 लिखने के लिए, आपको पता है, क्योंकि अब यहां पर पता है फायदा क्या हुआ था, इनिशियल स्पीड तो 0 थी, है ना, इसलिए वो टर्म तो 0 हो गया, प्लस सिर्फ हाफ AT स्क्वायर रह गया। अब आप जब खाली एक्सक्लूसिवली S2 लिखोगे तो इनिशियल स्पीड अब तो आ जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये स्पीड निकालते हैं, इस पर एक और फॉर्मूला लगाकर और वगैरह। मैं बोल रहा हूं मत करो ऐसा। क्या कर सकते हो, वापस क्या करो, यहां से लेकर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक का फॉर्मूला लिखो। मतलब 0 से 4 क्या लिख सकता हूं, देखो 0 से 4 में इसने अल्टीमेटली S1 प्लस S2 चला होगा। अगर 0 से 4 में S1 प्लस S2 चला है और इनिशियल स्पीड तो 0 ही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर। तो फायदा क्या हुआ, S1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, S1 की वैल्यू कितनी है, 2a। तो देयरफॉर S2 कितना हो गया, ये कितना आया देखो, 8a, तो ये आ गया आपका 6a।
क्योंकि S1 की वैल्यू 2a है, यहां पर लिख दी, और ये कितनी है 8a, तो 8a माइनस 2a कितना हो गया 6a, S2 हो गया 6a, S1 हो गया 2a, तो देयरफॉर S2 बाई S1 ये कितना आ गया 3, क्योंकि ये 6a ये 2a, रेशियो लिया 3 आ गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये अप्रोच समझा रहा हूं मैं, यहां पर nth वाले कोई फॉर्मूला यूज मत करो, उससे भी कर सकते हो लेकिन बहुत लेंदी है। फिर ये वाली स्पीड निकालोगे, उससे भी कर सकते हो लेकिन वो फिर से लेंदी है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के दो फॉर्मूले लगाए, देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई बात समझ में? चलिए, तो इस प्रॉब्लम को आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आया, और मैक्सिमम लोगों का आंसर तो मैच किया होगा, तरीका सीखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसी तरह का पैटर्न है, फिर से रेशियो वाला ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं जरा उसमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो, find the ratio of time taken by a particle, find the ratio of time taken by a particle starting from rest, moving with uniform acceleration, to travel the first, second and third meter of its journey। अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो मांग रहा है इस बार। पहले वाले सवाल क्या था, आपको ध्यान होगा, उसमें बोला था कि पहले सेकंड में कितना चलता है, दूसरे सेकंड में कितना चलता है, तीसरे सेकंड में कितना चलता है, उन तीनों डिस्टेंसेस का रेशियो। अब सवाल क्या है, पहला मीटर चलने में कितना समय, दूसरा मीटर चलने में कितना समय, तीसरा मीटर चलने में कितना समय, इन तीनों का रेशियो। ठीक है, तो अब डिफरेंट है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ये सारी बातें आपको बता रखी है। तो अब ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा टफ भी है, तो पॉज करो और अपना सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। आई होप सबका आंसर आ गया है, तो अब आप लोग वेरीफाई करो, देखो जरा क्या होने वाला है। अब यहां पे जो है ना डिस्टेंसेस, मतलब ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये सारे 1 मीटर्स हैं, ये सब है तो 1 मीटर। अब दिक्कत समझो क्या है, इसमें लेट से लगा T1 टाइम, इसमें लगा लेट से T2 टाइम, इसमें लगा T3 टाइम। तो लॉजिकली चलो, क्या सबसे ज्यादा T3 होगा या सबसे ज्यादा T1 होगा? पार्टिकल इनिशियल स्पीड 0 है, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है और धीरे धीरे धीरे, और बोल रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा ही है। तो आप जरा सोचो, अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो पहले का 1 मीटर चलने में और बाद के 1 मीटर चलने में और उसके बाद के 1 मीटर चलने में समय धीरे धीरे बढ़ेगा कम होगा? समय कम होगा। अरे बाद में तो स्पीड ज्यादा होगी ना आपकी, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो सेम डिस्टेंस चलने में कम समय लगेगा। इसका मतलब है T1:T2:T3 का जो रेशियो होगा, रेशियो शुड बी इन द डिक्रीजिंग फैशन, मतलब सबसे बड़ा T1 फिर T2 फिर T3, है ना? समझ में आया? पहले वाले 1 मीटर को चलने में ज्यादा समय लगेगा, दूसरे वाले 1 मीटर को चलने में कम समय लगेगा, तीसरे वाले 1 मीटर को चलने में और कम समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 से स्टार्ट किया था, इधर स्पीड ज्यादा है, इधर स्पीड और ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का जो फीलिंग है वो मैंने समझाया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो स्टार्टिंग का 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो स्टार्टिंग के 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए अब क्वेश्चन को मिटा रहा हूं मैं, अब यूज कर रहा हूं, ऊपर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग। चलिए, तो स्टार्टिंग का 1 मीटर जो चला होगा वो चलेगा हाफ इंटू A/T1 का स्क्वायर। सोच के बताओ, ये तो सही है। और यहां से आपको T1 कितना मिलेगा, देखो जरा, अंडर रूट के अंदर 2/A। ये तो सही है, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो वैसे भी 0 है और पहले वाले 1 मीटर को चलने में हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यहां से आपको T1 मिल गया। चलिए दूसरा, अब अगर आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो फिर से फंसोगे, फिर से क्वेश्चन लेंदी होगा। क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे क्यों लेंदी होगा यार, क्योंकि यहां पर स्पीड निकालो, फिर वापस यहां का फॉर्मूला लगाओ, वापस स्पीड निकालो, वापस यहां फॉर्मूला लगाओ, बहुत लेंदी होगा।
फिर से पिछले क्वेश्चन वाली ट्रिक, मैं इस पूरे सेक्शन को एक साथ ले लेता हूं। इससे फायदा क्या होगा, मैं लिखूंगा सीधा 2 इज इक्वल टू हाफ ए T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, आपको पता लग गया T1 प्लस T2 ये कितना हो गया, रूट ऑफ 4/a। देखो T1 प्लस T2 रूट 4/a, तो देयरफॉर यहां से T2 कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 4/a माइनस अंडर रूट के अंदर 2/a, क्योंकि T1 का वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो। बात समझ आई? ठीक है। अब तीसरा T3, अब वो कैसे निकालेंगे? अब T3 निकालने के लिए अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू हाफ ए T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। सही है। तो यहां से क्या मिला, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 6/a। क्या है, बात समझ में आती है? देखो, और T1 प्लस T2 का वैल्यू ये रहा, रूट 4/a। देयरफॉर T3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 6/a माइनस रूट 4/a। सही। तो यहां से आपको T1 T2 T3 तीनों मिल गए। तो अब देयरफॉर रेशियो T1 is to T2 is to T3। हर जगह देखो रूट 2 से डिवाइड कर दो भले पूरे को, तो 1 is to रूट 2 माइनस 1 is to रूट 3 माइनस रूट 2। ये आपका गंदा सा घिनौना सा आंसर है ना। देखो कितनी गंदी गंदी वैल्यूज है, लेकिन अब रेशियो लेकिन डिक्रीजिंग फैशन में, पहले 1 है, रूट 2 माइनस 1 है, रूट 3 माइनस रूट 2 है। ये वैल्यू आप देखोगे जब आप डेसिमल में जाओगे तो सारी वैल्यूज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि पहले वाले मीटर में चलने में ज्यादा समय लगेगा, बाद वाले 1 मीटर को चलने में कम समय लगेगा, अगले 1 मीटर चलने में और कम समय लगेगा, है ना। तो ये आपके सारे रेशियो वाले प्रॉब्लम्स हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जिसमें स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग मैक्सिमम लोगों ने शायद आंसर इसका गलत ही आया होगा पहले इंस्टेंस पे, तो लेकिन अब सीखना है कि क्वेश्चन के अंदर आखिर क्या ट्रिक यूज की है और कैसे अपन स्मार्टली पूरे इंटरवल को यूज कर रहे हैं रादर देन एक एक इंटरवल पे, नहीं तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखेंगे। अ पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल के पास इनिशियल स्पीड 10 है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है। कुछ देर बाद पाया गया कि उसकी स्पीड 30 हो गई है। ठीक, बोला है बताओ कि उस दौरान जो उसका जो पाथ चला होगा उसके मिड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, बोले पहले 10 है, बाद में 30 है, 20 में पूछा है 20 है। ठीक है, अब ये गड़बड़ है, 20 आंसर डेफिनेटली नहीं है। अब आप लोग सोच समझ के आंसर लगाओ, आंसर लाओ, इसको वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर अब ला दिया है, अगर तो मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं, सोल्यूशन जरा देखेंगे और वेरीफाई करो आपका आंसर क्या आ रहा है। 20 आंसर डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, चलिए, इनिशियल स्पीड 10, बाद की स्पीड 30, ये 10 मीटर पर सेकंड, इधर 30 मीटर पर सेकंड। लेट्स से ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस भी है x, यहां पर स्पीड निकालनी है v। क्वेश्चन तो यही है। चलिए, और ये भी पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना ज्यादा अक्लमंदी वाला काम है? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बेवकूफी वाला फॉर्मूला है, क्योंकि टाइम इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा वो, तो क्यों यूज करे? जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इनिशियल, फाइनल और डिस्टेंसेस के बारे में ही बात कर रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे बात कर रहा है, टाइम को इन्वॉल्व मत करो। देखो जरा क्या कर सकते हैं, मैं यहां पर यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा लेता हूं। क्या लगेंगे देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2ax। क्या बात समझ में आई? मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इस वाले सेक्शन पे भी लगा सकते हो, चाहो तो आप यहां से लेकर यहां तक भी लगा सकते हो, जो सही लगे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेट से इन दोनों पे लगा देता हूं इस बार, तो इन दोनों पे लगाएंगे तो फाइनल ये हो जाएगा और ये इनिशियल हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, 900 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस फिर से 2ax। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि 2v स्क्वायर, अब जैसे इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 2x तो गायब हो जाएगा, और 2v स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1000। अगर 2v स्क्वायर 1000 मतलब v स्क्वायर कितना हो गया, 500। तो यहां से देयरफॉर 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 बन जाएगा, और दिस इंप्लाइज, मैं लिख रहा हूं यहां पर v का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 500 मतलब 10√5 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन देखो यार, वही है, ये क्वेश्चंस है आसान, लेकिन जल्दबाजी करोगे ना तो गड़बड़ होती है। इनिशियल, फाइनल पता है, बीच में पूछा है सर 20 हो जाएगा, बस ये गड़बड़ है, क्योंकि वेलोसिटी और पोजीशन में लीनियर ग्राफ नहीं होता,
वेलोसिटी और पोजीशन में पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपन आगे फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन हाँ जो गलतियां हैं बस उस पर ध्यान देते जाओ, कैसी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आप लोग आंसर नोट कर चुके हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं। चलिए, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, है ना, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट if front of the train passes by a railway worker 50 meters away from the station, 50 meters away from the station at 25 meter per second, what will be the speed of the back part of train as it passes by the same वर्कर। क्वेश्चन क्या है जरा समझो। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन दे रखी है जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली रेस्ट से, फिर से सेम केस है, और बोला गया कि स्टेशन के पास में 50 मीटर दूरी पर लेट से एक रेलवे वर्कर है जो खड़ा है, ऑब्वियसली रेलवे की पटरी पे नहीं, साइड में। तो अब ये जो ट्रेन गुजरेगी, तो बोला है कि जब ये ट्रेन उस बंदे के वहां से गुजरती है, तो बंदे के बगल से गुजरती है, तो उसका जो फ्रंट एंड है ट्रेन का, उसकी स्पीड कितनी बता रखी है, 25, और वो ट्रेन एक्सेलरेट करते हुए जा रही है। इसका मतलब है ट्रेन कभी ना कभी उस पूरी की पूरी सामने से उसके गुजर जाएगी, तो जब बैक एंड उसके सामने से गुजरेगी तो उस बैक एंड की स्पीड कितनी होगी। सवाल समझ में आया? तो अब पूछा है तो बैक एंड की स्पीड कितनी होगी जब वो उसी सेम वर्कर से पास से गुजरती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और आंसर लाओ। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो अब मैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे आता हूं। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। अब देखो जरा क्या आप लोगों का आंसर आया है। चलिए, तो अब क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जरा समझते हैं कि अगर ये कोई ट्रेन दे रखी है आपको, ये ट्रेन तो क्या है, चूहा लग रहा है, बट ठीक है। अब ये जो ट्रेन आपको दे रखी है, ये ट्रेन अल्टीमेटली यहां से 50 मीटर्स दूरी पे, ध्यान रखना, एक रेलवे वर्कर है ना, और यहां से ट्रेन गुजरने वाली है यहां से, और बोला है कि जब ये फ्रंट एंड यहां से गुजरता है तब उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 25। ट्रेन की लेंथ भी आपको दे रखी है, ट्रेन की टोटल लेंथ है 150 मीटर, 150 मीटर की ट्रेन की लेंथ, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा है कि जब ये बैक एंड स्थिति पे पहुंचेगा तब कितनी स्पीड होगी। तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। तो अभी तो यहां से जब ट्रेन स्टार्ट हुई होगी तो यहां पे तो स्पीड 0 होगी, और यहां पर जब पहुंचेगा तब उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड फ्रंट एंड की लिखी हुई है। तो फॉर फ्रंट एंड, मैं फ्रंट एंड की बात करता हूं, सिर्फ फ्रंट एंड, है ना। तो फ्रंट एंड ने कितना चला, 50 मीटर, स्पीड 0 से कितनी हो गई, 25। तो 50 मीटर में तो एक्सेलरेशन कितना है वो निकल जाएगा। फाइनल स्पीड 25 है, 25 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये फ्रंट एंड की इक्वेशन लिख दी अपन ने कि फ्रंट एंड ने 50 चला और उसमें उसकी स्पीड 0 से 25 हो गई, ठीक है। अब बैक एंड पे आ जाओ, बैक एंड क्या कर रहा है काम भाई। तो बैक एंड तरीके देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके और भी हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं वो डायग्राम बेस्ड है। कि बताओ, बैक एंड की भी तो इनिशियल स्पीड 0 थी यार, इसकी भी तो इनिशियल स्पीड 0 थी। अभी ट्रेन जब स्टार्ट हुई होगी तो सबका वो तो हर एक पार्ट का स्पीड तो 0 ही है। अब इसको यहां तक पहुंचना है, इस बैक एंड पे ध्यान दोगे, अल्टीमेटली कितना चलना है, 200 मीटर, और फाइनल स्पीड कितनी होगी वो निकालनी है। तो मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कितना, 200। ये दूसरी इक्वेशन। चलिए, तो अब तरीका क्या है, इस पहली इक्वेशन से a निकल जाएगा, a को सब्स्टिट्यूट करोगे v मिल जाएगा, क्वेश्चन हो गया, है ना।
तो इन दोनों इक्वेशन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता रहा हूँ। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पर आपका v आना चाहिए 50 मीटर पर सेकंड। आप लोग वेरीफाई करो जिन लोगों का आंसर आ गया है। पहले पार्ट से a मिल जाएगा, a को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से v मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रेन वाला क्वेश्चन इजीली डील हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है ना? चलिए, तो अब एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम हुआ, इसको मिटा रहा हूं मैं अब। चलिए, तो अब इसमें आ रहे हैं। एक कार और ट्रक दे रखी है, कार एंड ट्रक, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। अब सेम पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों एक के ऊपर एक बैठ गए, ठीक है। यहां पर एक तरीके से रेस लगी होगी, जैसे समझाऊं कि लेट्स से यहां पर ये कार है, इधर है ये ट्रक है ना। ये दोनों सेम लेवल पर है। इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये है, अलोंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट and moves along same direction, and moves along same direction, ठीक है। दोनों के दोनों लेट से ऐसे स्टार्ट करते हैं मोशन, ये भी ऐसे मोशन स्टार्ट करता है। चलिए, अब कार के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? कार के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये इसकी इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको डेटा दे रखा है कार के बारे में, ठीक है। और ट्रक के बारे में बोल रखा है कि ट्रक का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है इनिशियल, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है ट्रक एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ट्रक एक्सेलरेट नहीं कर रहा। दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, क्वेश्चन क्या है जरा लिख रहा हूं, फाइंड द टाइम आफ्टर विच कार ओवरटेक्स ट्रक। कितने समय बाद कार ओवरटेक कर देगी ट्रक को, ये आपसे पूछा है। और साथ साथ में चलो ये भी बता देना कितने डिस्टेंस चलने के बाद में ओवरटेक करेगी, ठीक है। पहले टाइम निकाल लो, टाइम निकलते ही वो डिस्टेंस वाली बात मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो खुद से आंसर लाने की। लिटरली आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर ला दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आंसर आप लोग चेक करो, आप लोगों का आंसर सही आया है या गलत आया है। तो अब मैं आ रहा हूं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे। चलिए, तो आप मुझे बताओ ओवरटेक कब होगा? अभी आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में तो 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ट्रक तो तेजी से भागेगा। लेकिन कार की तो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड है ही नहीं, हवा निकली हुई है, 2 मीटर पर सेकंड है, और वो धीरे 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 एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब है लेकिन ये भाई साहब एक्सेलरेट करेंगे तो कभी ना कभी तो ओवरटेक करेंगे यार। और जब ओवरटेक करेंगे तो ट्रक के आगे तो निकलेंगे। जब ट्रक के आगे निकल जाएंगे तो लेट्स से इस पर्टिकुलर जगह पे कार और ट्रक फिर से एक साथ आ जाते हैं, और कार इसके आगे तो जस्ट आगे निकल ही जाएगा। तो बस वो लिमिटिंग केस जहां पर कार और ट्रक फिर से साथ होंगे, उसके बाद तो कार आगे निकल ही जाएगा, श्योर है। इसका मतलब है ओवरटेक करने के लिए क्या दोनों का डिस्टेंस सेम कर दूं? हो गया क्वेश्चन, दोनों का डिस्टेंस सेम कर दो। तो बस लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। ट्रक ने कितना डिस्टेंस चला होगा किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर ट्रक ने कितना चला होगा? तो आपको दिख रहा है भाई कॉन्स्टेंट्स पे एक्सेलरेशन तो 0 है ट्रक का। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक विल बी 20 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए तो 0 ही है, तो वो टर्म तो 0 हो गया। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार वो कितना आएगा 2t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे हर जगह से t तो उड़ जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 2 प्लस t, तो t इक्वल टू 18 सेकेंड्स। 18 सेकंड बाद ये कार और ट्रक दोनों सेम लेवल पर होंगे और कार ट्रक को ओवरटेक कर देगा। तो ये आपका हुआ कार और ट्रक वाला केस, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम। हाँ, अगर साथ साथ में ये भी पूछा होता कितने डिस्टेंस चलने के बाद कार ने कितना चला, चलो कार ने कितना डिस्टेंस चला होगा जब जाके ओवरटेक किया होगा, टाइम मिल गया है इसमें डाल दो, उससे बेटर इसमें डाल दो यार, क्योंकि है तो अल्टीमेटली सेम ही। तो डिस्टेंस कितना चला होगा वो भी निकालना है, तो बहुत ही आसान हो गया। 20 इंटू 18 ये कितना हो गया 360 मीटर्स। 360 मीटर चलने के बाद में
कार ट्रक को ओवरटेक करेगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे ऐसे जो अपन अभी देखे हैं, और भी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो अभी अपन देखते हैं। जितने अभी तक प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं कंटिन्यूसली प्लीज उसको रिवाइज करो, है ना। और ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग पास्ट में कर भी चुके हो, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि यार गलतियां काफ़ी होती हैं इन प्रॉब्लम्स में, है ना। तो सीखते जाओ, एब्जॉर्ब करते जाओ, और प्रॉब्लम्स अपन अभी करते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। द ड्राइवर ऑब्जर्व्स अ बिग ऑब्स्टिकल ऑन इट्स पाथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 55 मीटर्स एंड सडनली अप्लाइज ब्रेक्स कॉजिंग अ रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्राइवर है जो ऑब्वियसली रोड पे कार ड्राइव कर रहा है, और उसने सामने अचानक से 55 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्स्टिकल देखा। जैसे ही उसने वो ऑब्स्टिकल देखा उसने ब्रेक मारे, और ब्रेक मारने की वजह से उसकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली रिटार्ड करती हुई, कितने से रिटार्ड कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड से रिटार्ड करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। पूछ रहा है क्या वो कोलिजन अवॉइड कर सकता है अगर उसका रिएक्शन टाइम 0.4। अब ये नया रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है? रिएक्शन टाइम का मतलब है वो टाइम जो एक इंसान को लगता है जब उसको एक एक्शन को एग्जीक्यूट करना है ना। जैसे मान लो, जैसे इस ड्राइवर की बात करते हैं, ठीक है, ड्राइवर ने देखा कि सामने ऑब्स्टिकल है, उसने देखा, समझा, सोचा, ब्रेक मारना है, उसमें जो टाइम निकल गया है ना, मतलब उसने एक्चुअली ब्रेक मारी और जब उसने वो इवेंट देखा उसके बीच का, इट्स लाइक दिस कि अगर मान लो आप हो और आपकी तरफ एक जोर से थप्पड़ आता है तो क्या करते हो? डक करते हो ना यार। तो वो जो थप्पड़ आ रहा है वो आपका थप्पड़ से बचना है, तो तरीका क्या है? आप डक कर जाओ यार और आपके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज रिएक्शन टाइम। अगर रिएक्शन बहुत ढीला है तो पड़ जाएगा एक्शन, ठीक। लेकिन अगर रिएक्शन बढ़िया है, बहुत तेज है, तो आप तुरंत उसका एक्शन लेते हो। अब इस ड्राइवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है कितना? 0.4 सेकंड्स। अगर रिएक्शन टाइम 0.4 सेकंड है तो अब इस बात को समझो कि 0.4 सेकंड का टाइम तो उसने वेस्ट कर दिया, सॉर्ट ऑफ, कि उसने देखा और उसने ब्रेक मारी, उसमें 0.4 सेकंड निकल गए। तो अब जरा देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये कार है और आपको पता है कि यहां से 55 मीटर के डिस्टेंस पे, 55 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है? ऑब्स्टेकल। बिल्कुल ठीक। अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है यहां पे 55 मीटर के डिस्टेंस पे, तो कार ने जब देखा ऑब्स्टेकल को तब ब्रेक नहीं मारी। अगर मान लो इसे रिएक्शन टाइम 0 होता, रिएक्शन टाइम 0 होता तो यहीं से रिटार्ड करता हुआ चालू हो जाता, लेकिन रिएक्शन टाइम कितना है? 0.4 सेकंड्स। और 0.4 सेकंड के चक्कर में ये कुछ मीटर्स चल जाएगा और टेक्निकली वो यहां से रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा। आई बात समझ में? तो इतना 8 मीटर चलने के बाद वो रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये टाइम तो उसका उसी में निकल गया कि यार ब्रेक लगाऊं, उतने में तो गाड़ी 8 मीटर चल चुकी, ठीक। और यहां से रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। और ये 8 मीटर कैसे आया? अरे ये 8 मीटर तो इजीली आ गया ना। S1 कैसे निकालोगे? कितनी स्पीड से जा रही है गाड़ी? 20 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर तक ऐसे ही एवे ही चलता रहा? 0.4 सेकंड तक। कितना आ गया? 8 मीटर्स। तो अब एक्चुअली गेम 55 मीटर्स का नहीं है, एक्चुअल गेम 47 मीटर्स का है। तो अब जब रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा तब तो गाड़ी का डिस्टेंस 47 मीटर ही रह गया है, ठीक है। सो टू अवॉइड कोलिजन, ये आपको समझ में आ रहा है? टू अवॉइड कोलिजन, ये दिख ही रहा है कि S2 मस्ट बी लेस देन 47 मीटर। अबे वो तो समझ में आता है। अगर S2 की वैल्यू 47 मीटर ज्यादा आ गई तो ये गाड़ी चलते 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 और ये दीवार या जो भी ऑब्स्टेकल सामने दिखा उसे भिड़ जाएगा। इसका मतलब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगर यहां पे उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, है ना, और ये रिटार्ड करते हुए जा रहा है, तो इसकी स्पीड 47 मीटर के पहले ही 0 हो जानी चाहिए। अगर 47 मीटर्स के पहले ही स्पीड 0 हो गई तो क्या है? समझ में आता है? ये कोलिजन नहीं होगा। और अगर इसकी स्पीड 0 होने में 47 से ज्यादा डिस्टेंस चल लिया तो कोलिजन हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, इसकी फाइनल स्पीड 0 कितना डिस्टेंस चलने के बाद होती है वो पता लगा लो। पता लगा लेते हैं। फाइनल स्पीड 0 कर देता हूं, इनिशियल स्पीड 20 का स्क्वायर कर देता हूं, -2 इंटू रिटार्डेशन कितने का है? 4 इंटू S2। आप S2 यहां से सॉल्व करो, 408 करेंगे, 50 मीटर आएगा। S2 50 मीटर आ गया। कोलिजन से बचने के लिए 47 से कम चाहिए था। इसका मतलब है कोलिजन विल हैपन, देयरफॉर कोलिजन हैपेंस। ये कितनी भी कोशिश कर ले कोलिजन को रोक नहीं पाएगा, इसकी गाड़ी ऑब्स्टेकल में जाके भिड़ जाएगी। बच सकता था क्या? हाँ, अगर इसका रिएक्शन टाइम थोड़ा अच्छा होता,
ये ऐसे ही पगलों की तरह गाड़ी नहीं चला रहा होता और उसने तुरंत देखकर एक्शन लिया होता, शायद बच जाता। जैसे 8 मीटर का ही तो खेल हुआ ना यार। अगर ये 8 मीटर की जगह रिएक्शन टाइम इसका 0.4 की जगह 0.2 होता, तो ये 8 मीटर से 4 मीटर होता। ये 4 मीटर होता तो आप खुद ही सोचो, ये कितना आ रहा है, 50, 54, 1 मीटर से बच जाता। आई बात समझ में? तो रिएक्शन टाइम अच्छा होना चाहिए यार, ठीक है। और रिएक्शन टाइम अच्छे का मतलब ये नहीं कि टाइम ज्यादा होना, रिएक्शन टाइम छोटा होना चाहिए ताकि जल्दी से एक्शन आप ले सको। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो अच्छा प्रॉब्लम है यार, क्योंकि रिएक्शन टाइम जैसा टर्म समझ में नहीं आता पहली बार, तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जितने भी अपन ने प्रॉब्लम्स इकट्ठे किए हैं ना, इन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आप लोग इजीली, मतलब एक्सरसाइज 1 के सेक्शन एबीसी और एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन एबीसी और पार्ट 2 का सेक्शन ए बी आप इजीली लगा सकते हो। तो अब आपका जो होमवर्क है, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो उसका आपको होमवर्क में यहीं पे नोट करा रहा हूं। आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 होगा, आप देखेंगे मॉड्यूल में, तो उसके अंदर आपको सेक्शन ए बी सी तीनों अटेम्प्ट करने, और पार्ट 2 में एज ऑफ नाउ अभी आपको सेक्शन ए और बी अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है और ये अपन अभी डिस्कस करेंगे जैसे ही आपका अपन जब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे।